महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की पहली सौगात पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए किया सस्ता। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। एनर्जी फार्मा शेयरों में खरीदारी, बैंकिंग आईटी शेयरों में बिकवाली। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश से और बिगड़े हालात। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे ठप। मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द। ठाणे, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। बिहार की राजधानी पटना में भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश। आईबी की सूचना पर पटना से पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य गिरफ्तार। संसद में जुबान संभाल के जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद जैसे शब्द बैन, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा किसी शब्द को बैन नहीं किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दफ्तर पर अब भी जनता का कब्जा। कोलंबो की सड़कों पर निकले टैंक। देश से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से पहुंचे सिंगापुर। I2UT की मीटिंग में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। एनर्जी और फूड सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने की कही बात। आरआईएल ने की एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप। देश में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और ट्रेनिंग के साथ देंगे एथलेटिक्स को बढ़ावा। नीता अंबानी ने कहा महिला खिलाड़ियों पर होगा खास फोकस। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Bank of Baroda wishes a very happy 115th Foundation Day to all its valued stakeholders. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। जब तक 34,800 नहीं टूटेगा आप शॉर्ट मत कीजिएगा। आज का हाई और 34,800। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 880, 870 के लिए शॉर्ट करें और यहाँ पर टारगेट 35 से 40 रुपीस के आसपास का आएगा। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ छोटा सा मूव के लिए शॉर्ट कॉल लेना है जहां आपके टारगेट 1780 के आसपास के रहेंगे। देखिए कमाई का अड्डा। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सर मैंने खरीदा 303 में 1000 इक्विटी है सर मेरे पास। निकलना चाहिए और नीचे में उसको वापस 180-90 के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। जो तो स्ट्रक्चर है बाइंग मोड पर है। हम अपसाइड मुझे 490 की जोन से वहां तक नजर आते हैं। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो कृपा करके स्टॉप लॉस लगाएं। हम लोग रोज दिन भर यही बात सिखाते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं सिस्का LED, Light Years Ahead, LIC, हर पल आपके साथ और IDFC First Bank, Always You First। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके निवेश और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को इस शो में हम शामिल करते हैं। ट्रेडिंग रिलेटेड सवाल है तो भी आप इस शो में आ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का। आपकी स्क्रीन पर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज के ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर जाइए और वहां अपने सवाल हमें लिखकर भेज दीजिए, #AskAवाज लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में सेंसेक्स 98 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 53,416 पर बंद हुआ। निफ्टी में 28 अंक की गिरावट के साथ 15,940 के आसपास क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट हमने आईटी में देखी, बैंक स्टॉक्स में देखने को मिली। निफ्टी बैंक आज 177 पॉइंट गिरकर 34,651 पर बंद हुआ। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज फिर बिकवाली रही। वही एनर्जी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में आज खरीदारी का रुझान रहा।
इंटरेस्टिंग है, आज संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने खरीदारी की है 309 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की है 556 करोड़ की। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट आज के सेशन के लिए। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बाजार पर राय कल के सेशन के लिए। हालांकि देखिए, सेंटिमेंट्स हो या फिर जो एप्रीहेंशंस हो वो इस समय सभी के मन में बनी हुई हैं, भले ही निफ्टी 15,900 के ऊपर टिका हुआ हो, क्योंकि अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगी तो इन्फ्लेशन, रिसेशन की तो चिंता है ही। कमोडिटीज में भी अब सेल ऑफ आना शुरू हो चुका है। इस समय का प्राइस अगर आप क्रूड का देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी में दबाव आता हुआ दिख रहा है। तो कंसर्न्स हैं ओवरऑल। ऐसे में क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं इस समय मार्केट्स को लेकर? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रुकना चाहिए, और स्पेशली कल के सेशन के हिसाब से क्या आउटलुक है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए दीपाली, जिस तरह से कल जो इन्फ्लेशन के डेटा यूएस के आए थे, मेरे हिसाब से वहां एक डैम्पनरी थे, और इनफैक्ट अभी जो डाउ जोन्स दिख रहा है वो भी काफी गिरावट के साथ दिखा रहा है, क्योंकि चांसेस ये है कि आगे जाते हुए फेड हाइक करेगा, और ये जो इन्फ्लेशन इस तरह का आया ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इट टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा यूएसजीडीपी को लेके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और यूएस इकोनॉमी को लेके भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था 15,950 का, जो कि 820 EMA जो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं उसके लेवल था। उसके नीचे की क्लोजिंग आज आई है, जो दर्शाती कि थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस है। मेरे हिसाब से कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई भी उछाल आता है, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग आवर में थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिला था निफ्टी के अंदर, तो कोई भी उछाल आता है तो बिकवाली करने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगी। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, और 16,000 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी, और उसपे एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा 16,150 का, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 50 EMA का, उसका ही ये हाई लेवल है। तो उसका एक स्टॉप लॉस बना के पोजिशन को शॉर्ट ही करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि एक बार अगर 900 का लेवल टूटा तो 850 से 800 के जोन में हमें निफ्टी जाती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए, तो ये आपको लेवल्स के हिसाब से भी आस्था ने राय दी है बाजार पर। और कल का सेशन एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसीडरिंग कि कमोडिटीज की ओर से जो संकेत हैं वो काफी खराब इस समय मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, मोहन हमारे साथ अब मौजूद हैं थाने से फोन लाइन पर। मोहन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मैं थाना से बात कर रहा हूँ। मैंने 4 महीने पहले मैंगलोर केमिकल @84 में 1000 शेयर्स लिया थे, और 2 महीने के आसपास RCF शेयर @102 लिए थे। तो अभी इसका फ्यूचर क्या है मैडम? क्या कितना होल्ड करना है? मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के तैयार हूँ। RCF 102 के भाव पर है आपके पास? RCF भी आपके पास? हाँ, RCF 102 के भाव पे। तो दोनों ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं आस्था इनके पास। एक में इनको फायदा हो रहा है मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यहाँ पर 84 की खरीदारी है। RCF 102 की बाएंगे, ये स्टॉक 81 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये दे रहा है नुकसान। तो बेसिकली इनका मुनाफा और नुकसान बैलेंस हो गया है, या फिर ये कहे कि क्योंकि एक में प्रॉफिट है, एक में नुकसान है। अब करना क्या है दोनों ही स्टॉक्स में, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स और RCF? देखिए दीपाली, मैंगलोर बहुत बढ़िया चार्ट्स की पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको खरीदारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस तकरीबन आएगा 109 के आसपास का, तो 109 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर में कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसने मेरे हिसाब से 125 के ऊपर का क्लोज दे दिया, या चेष्टा भी की 120 के ऊपर के बंद करने की, तो बढ़िया तेजी और ज्यादा आएगी इस काउंटर में, जो फिर फर्दर ड्राइव करेगी प्राइसेस को अपसाइड में 130 से 135। तो मेरे हिसाब से पोजीशंस कंटिन्यू रखनी है, लेकिन सेफर साइड पे 109 का स्टॉप लॉस लगाइए। कल की क्लोजिंग को ट्रैक करिए, 125 के ऊपर के आसपास का क्लोज देता है तो 135 से 40 के स्तर भी ये काउंटर हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम RCF की बात करें, RCF में इनको जो बिल्कुल यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और जो चार्ट की पोजीशन है वो भी यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा मजबूत हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आज भी इसने अब अपने जो 20 EMA है उसके नीचे का क्लोज दिया है, जो दर्शाता है कि
स्टॉक में जब 20 EMAs के नीचे के क्लोजेस आते हैं तो स्टॉक को दिखाते हैं और ज्यादा डाउन साइड की तरफ। तो मेरे हिसाब से RCF में अभी और ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, डाउनफॉल आ सकता है। अगर ये वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक का, तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 76 का और RCF में पोजीशंस मेंटेन रखेंगे, लेकिन किसी भी वजह से ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस तो एग्जिट करना है, क्योंकि फिर और ज्यादा वीकनेस आएगी। अपसाइड में एक बार मुझे लगता है कि वापस से 85 के ऊपर इसने चलना चालू किया तो ये हमें ऊपर के स्तर दिखाएगा, जो कि तकरीबन रहेंगे 95 से 100 के। तो RCF में स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, लेकिन जो स्टॉप लॉस मैंने 76 का दिया है, अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए RCF पर और साथ ही मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। राजकुमार जैन है कोलकाता से। जैन साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ नमस्कार मैम, ये मैंने एक्चुअली टेक महिंद्रा लिया था जनवरी महीने में, 120 शेयर लिया थे 117.35 से। तो अभी तो रेट आपका 1000 के नीचे आ गया है मैम, इसका अभी क्या किया जाए? तो ये तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा जब खरीदा होगा इतने ऊपरी स्तरों पर? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, मतलब इसमें अभी क्या क्या कर सकते हो? अभी भी होल्ड करना है क्या? IT में इनफैक्ट आस्था क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइमिंग का प्रॉब्लम है। ज्यादातर स्टॉक्स रिकॉर्ड स्तरों को छूने के बाद करेक्ट हुए हैं, प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है, काफी सारे कंसर्न्स हावी हुए हैं IT पर। अब सवाल यह है कि इन्होंने बहुत ऊपर खरीदा टेक महिंद्रा का स्टॉक 1735 पर, 975 पर, यानी ऑलमोस्ट इनके मतलब 50% से ज्यादा का लॉस इनको हो रहा है। तो अब क्या सजेशन रहेगा? इन स्तरों से एवरेज कर ले थोड़ा, या इसी पोजीशन को होल्ड करें, या कोई और व्यू है? देखिए IT में जो जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं दीपाली, स्पेशली हम मार्जिन्स पे यहाँ पे एक प्रेशर देख रहे हैं, EBIT मार्जिन्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि वहां पे एट्रिशन रेट हो, उसकी वजह से भी कंपनीज को कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ वेज हाइक्स की हैं तो उसकी वजह से भी कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं टेक महिंद्रा इन पर्टिकुलर की बात करूं तो बेसिकली ये इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाता है इसके BPO बिजनेस में, और वहां पे डील बुकिंग्स काफी ज्यादा सॉलिड है, और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब हमें यहाँ पे जो इंतजार रहेगा वो सिर्फ नतीजों का रहेगा। चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो चार्ट्स तो अभी यहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि अभी थोड़ा सा और रुक जाएं, एक बार स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो आएगा वो 940 का रहेगा। 940 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार पोजीशंस को होल्ड करें, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर एग्जिट करना है, नहीं तो रुकना है, क्योंकि तब तक नतीजे भी आ जाएंगे तो पोजीशन और क्लियर हो जाएगी। और एक चीज का भी ध्यान रखें, 940 से लेके 1090 के बीच में, यानी कि 900 950 से लेके 1100 के बीच में आने वाले कुछ दिनों में ये घूमता हुआ नजर आएगा। 1700 जो इनकी प्राइस है उसको आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, तो इतना पेशेंस रखना है। और ये जो समय सीमा रह सकती है ये तकरीबन 2 से 3 महीने तो मिनिमम रह सकती है। 1700 की जो मैं बात कर रही हूँ उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इतने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करें। फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन नतीजों पे बिल्कुल नजर रखें, और उसके बाद चाहे तो वापस से कल का बाजार में एक बार पोजीशंस को रिव्यू करें कॉल करके। ठीक है, तो फिलहाल तो आप होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और नजर रखिए इस स्टॉक पर। एवरेज अभी इन स्तरों पर नहीं करना है। अगले कॉलर से बात करेंगे, आकाश हैं यवतमल से, महाराष्ट्र से यानी। आकाश, गुड इवनिंग, बताइए अपने क्वेश्चंस। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास भेल के 1000 शेयर है 52 रुपीज 52 पैसे पे, और इंडिया सीमेंट की शेयर है 150 एट द रेट ऑफ 195। क्या करना चाहिए मैम? तो आपके पास 195 की बाइंग है इंडिया सीमेंट में, भेल में आपने 52 रुपए पर खरीदे हैं स्टॉक्स। पूछ लेते हैं क्या सजेशन आ सकता है दोनों स्टॉक्स पर, दोनों इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेल की बात करूं तो इसमें जो फंडामेंटल्स है उसमें एक जो चीज थोड़ी सी खटकती वो ये कि एक तो ये PSU इंजीनियरिंग कंपनी है, तो PSU स्टॉक्स यहाँ पे धीरे ही चलते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से मुझे लगता है जो नतीजे आएंगे वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर में दिखे हमें नतीजे, स्पेशली मार्जिन, क्योंकि कंपनी जब यहाँ पे आउटपुट देती है तो वो फिक्स कैप आउटपुट करती है, यानी कि आउटपुट जो इनका प्रोडक्ट होता है उसमें ये लोग कोई भी यहाँ पे प्राइस हाइक का प्रोविजन नहीं रखते हैं। तो वो भी एक कारण है कि कंपनी के नतीजे थोड़े से प्रेशर में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स की बात करूं तो चार्ट्स में अभी तो ये
ठीक ठाक दिख रहा है। इनकी ऊपर की खरीद है, इसलिए अभी तो बने रहें और एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे 41 का लगा ले। 41 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बेल में कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट्स जो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 64-65 के आसपास, तो वहां तक जा सकता है। तो इनिशियल टारगेट पहला तो 59 का रहेगा और फिर 65 का रहेगा। तो इन टारगेट्स के साथ अभी तो पोजीशंस को मेंटेन करने की सलाह। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपको मिला है। भेल पर आप होल्ड कर लीजिए 41 के एक स्टॉप लॉस के साथ। इंडिया सीमेंट भी आपको होल्ड करने की ही सलाह है। इंडिया सीमेंट पर आज तक क्या रहा है? इंडिया सीमेंट भी होल्ड करना है? जी बिल्कुल, अगर इंडिया सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें भी अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इंडिया सीमेंट को भी, क्योंकि चार्ट पे जो पोजीशन बनी हुई है मेरे हिसाब से इसने कोशिश कर रहा है ये अपने 10 EMA के ऊपर आने की। तो हो सकता है अगर ये कोशिश सफल हुई और अगर इसने यहाँ पे तेजी दिखाई तो ऊपर में हमें एक बार अच्छी खासी तेजी इस काउंटर पे देखने को मिलेगी। और इसमें इनिशियल लेवल्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो 200 से लेके 205 के रहेंगे। पर एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को मेंटेन करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 157 का, टारगेट रहेगा 200 to 205। ठीक है, 200-205 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए इंडिया सीमेंट्स। विक्रांत हैं मुक्तसर पंजाब से। विक्रांत मंगला जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मेरे पास 1000 शेयर हैं ग्लेनमार्क फार्मा के @397। तो उसमें मुझे बता दीजिए, आई एम ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए? नो मैम, शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपने लिया है ग्लेनमार्क फार्मा। 397 पर 389 पर ट्रेड करा है। तो अभी तो आज था, भले ही इनके पास 1000 शेयर्स हैं, क्वांटिटी ठीक है, लेकिन 7 रुपए नीचे ही है इनके भाव से। वर्दी होगा शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में होल्ड करना या निकल जाए? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा की खासियत है कि ये कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में एक काफी की होल्ड करके रखता है। वहाँ पे मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये बाहर के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे अपना प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे अभी तो ठीक ठाक लग रहे हैं। और चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब तक ये ऊपर में 420 के ऊपर ये जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक बहुत बढ़िया तेजी इस काउंटर पे नहीं आएगी, जो कि अभी की प्राइस है तो तकरीबन 30 रुपए नीचे है। तो उस क्लोज को भी क्लोजली वॉच करें, लेकिन फिर भी अभी तो पोजीशंस को बनाए रखें। स्टॉप लॉस रखना है 345 का। 420 के ऊपर अगर ये निकला तो बढ़िया तेजी आएगी और 440 से लेके हमें यहाँ पे 470 तक के भी लॉन्ग टर्म में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो पोजीशन में बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड कीजिए ग्लेनमार्क फार्मा। 345 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बनी रहिए अपनी इस पोजीशन में। प्रदीप हैं, प्रदीप सिंह कानपुर से। प्रदीप जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम JBL के मैंने लिए थे 16 शेयर लिए थे मैंने, अभी इंटर किया नया। हेलो, कौन सा स्टॉक बताया प्रदीप जी आपने? RBL बैंक। RBL बैंक किस भाव पे खरीदा है आपने? मैंने 116 रुपए खरीदा था मैम। हेलो, ठीक है, 82 पर ट्रेड कर रहा है। नुकसान है आपको 34 रुपए के आसपास का। तो पूछ लेते हैं आस्था से। आज तक काफी सारी चिंताएं रही RBL बैंक के साथ, इसीलिए स्टॉक इतना स्टीप करेक्शन इसने दिखाई भी है। कंसर्न्स काफी हैं, सेंटिमेंट्स काफी बिगड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेंटिमेंट्स हैं। अब इन्होंने 116 पर तो लिया तो लोअर लेवल पे था, लेकिन उस तरह से भी टूट गया अभी ये स्टॉक। 34 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर, क्वांटिटी कम है, ये बस एक राहत की बात है। अब करना क्या है RBL बैंक में? जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला यहाँ पे काफी ज्यादा कंसर्न्स थे, स्पेशली जो नए MD और CEO यहाँ पे जो नियुक्त हुए थे उनको लेके भी स्ट्रीट यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज था और काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल था। दूसरी तरफ इस बार के तो नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मैनेजमेंट ने ये जरूर गाइड किया था कि आने वाले नतीजे ये लोग काफी बढ़िया यहाँ पे पेश करेंगे। चाहे से मैं ग्रोथ की बात करूं और इसमें मैं लोन ग्रोथ की भी यहाँ पे बात कर रही हूँ, और क्रेडिट कॉस्ट की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए, तो वहां पे भी मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि वो अच्छी खासी कम होती हुई नजर आएगी। तो अब करना क्या है, मेरे हिसाब से जिस तरह के कंसर्न्स थे वो तो प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लगती अगर थोड़ा सा और इंतजार करें और नतीजों के आने का यहाँ पे एटलीस्ट इंतजार करें। तो तब तक तो पोजिशन को यहाँ पे बनाए रखें, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूरी ही रहता है। तो स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे 76 के आसपास का लगा लें टू बी वेरी प्रिसाइज।
प्राइस अगर थोड़ा छोटा लगा सकते हैं तो 74 का स्टॉप लॉस लगा के अभी तो पोजीशंस को कैरी करें। किसी भी वजह से नतीजे अच्छे आए तो एक बार स्टॉक में उछाल आएगा जो स्टॉक को फर्दर ड्राइव करेगा 91 से लेके 102 के लेवल तक। तो फिर वहां पे एक बार निकलने के मौके ढूंढे। अभी तो रुकने की सलाह है 74 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट इनिशियल 91 और उसके बाद 102 का रहे। ठीक है, तो 76 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 102 तक जाने की कोशिश हो सकती है। अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी हल्की करना शुरू करें वहां, अगर थोड़ी भी चिंता आपके मन में है स्टॉक को लेकर। अगली कॉलर से बात करेंगे, विवेक है हैदराबाद से। विवेक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। हाँ, मेरा सवाल है मैम, मैंने 100 ट्राइडेंट लिए हैं मैम, मेरे 38 रुपीज की बाइंग है, तो मैं उससे क्या करना चाहिए मुझे बताइए ना। तो 38 रुपए पे आपने खरीदा ट्राइडेंट, 36 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, 2 रुपए के आसपास का नुकसान आपको हर स्टॉक पर हो रहा है। तो आस्था क्या करना है ट्राइडेंट में 38 की बाइंग से? जी बिल्कुल, अगर ट्राइडेंट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो पिछले नतीजे आए थे वहां पे थोड़ा सा मार्जिन में हमने एक प्रेशर देखा था और उसी वजह से ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक में भी थोड़ा सा यहाँ पे एक गिरावट आई थी। अब लॉन्ग टर्म कैसा लगता है, तो लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से तो ट्राइडेंट का अच्छा है, क्योंकि यार्न सेगमेंट जो है उसमें ये लोग केपिक्स कर रहे हैं और अगर इस तरह का केपिक्स रहेगा तो आगे जाके ये अच्छा खासा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है और वैसे भी इनकी कॉस्ट प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है स्टॉक, तो अभी तो यहाँ पे रुकने की ही सलाह है। लेकिन स्टॉक के जो यहाँ पे मूवमेंट है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो डाउन साइड में एक बार सेफ होने के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉप लॉस तकरीबन लगाएंगे 33 रुपीज का, और ये जो स्टॉप लॉस लगाए ये क्लोजिंग बेस का रहेगा, इसके नीचे बंद होता है तो ही निकलना है, नहीं तो एक बार वेट कर ले। मेरे को लगता है एक बार वापस से तेजी लौटनी चाहिए इस काउंटर पे और प्राइसेस ड्राइव होने चाहिए इनिशियली 38 और उसके बाद के जो लेवल है वो 40 के रहेंगे। सो 33 के स्टॉप लॉस के साथ 38 के पहले टारगेट और 40 के दूसरे टारगेट के लिए बने रहे। ठीक है, भुवन शर्मा है दिल्ली से। भुवन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास MCX के 300 शेयर हैं 1600 के भाव के। ओके। और गोदरेज प्रॉपर्टी के 200 शेयर हैं 1950 के भाव के। मैम ये 4 महीने से मेरे पास हैं डिलीवरी में, और आप मुझे बताइए प्लीज मैं इसमें क्या करूं आगे। तो और रख सकते हैं, वैसे टाइम कितना देना चाहते हैं या कितना दे सकते हैं? मैं रख सकता हूँ 4-5 महीने रख सकता हूँ मैम। 4-5 महीने रख सकते हैं, कोई बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है इन दोनों स्टॉक्स पर। आज तक MCX 1600 की खरीदारी है, 250 रुपए से ज्यादा का नुकसान दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इन्होंने काफी ऊपर खरीदा, ऑलमोस्ट 2000 के नजदीक, 1300 ऊपर कर रहा है ट्रेड, यहाँ भी 600-650 का नुकसान। तो नुकसान तो काफी है दोनों स्टॉक्स में, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले MCX की बात करें तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो यहाँ पे ब्राइट है, क्योंकि कंपनी अब यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है। और एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स तक इन्होंने लॉन्च करने की बात की है, स्पॉट बुलियन सेगमेंट ये नया लॉन्च कर रहे हैं, तो और नेचुरल गैस ऑप्शंस में ये अब एंटर करना चाहते हैं। तो जब इस तरह के लॉन्चेस होते हैं तो ये ड्राइव करते हैं वॉल्यूम्स को और वो ड्राइव करता है यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो उसकी वजह से अभी तो MCX में रुके। नो डाउट यहाँ पे वीकनेस काफी ज्यादा देखा चुका है ये स्टॉक और इनकी कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे है, बट मेरे हिसाब से फिर भी एक बार वेट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन पे लगा लें, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो तकरीबन मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा 1240 का। तो 1240 के स्टॉप लॉस के साथ MCX में बने रहे। 1440 से लेके 1500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में, और जो इनकी कॉस्ट प्राइस है शायद उसके भी ऊपर की है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सॉलिड है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे पोजीशंस मेंटेन करने की सलाह है। दूसरी तरफ अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको काफी यहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, और तकरीबन कंपनी यहाँ पे जो प्लान्स बना रही है वो तकरीबन यहाँ पे
10 मिलियन स्क्वायर फुट तक ये डिलीवरीज देना चाहते हैं पूरे FY23 में, और FY22 की मैं बात करूं तो सिर्फ 6.5 मिलियन स्क्वायर फुट की डिलीवरी दी थी। तो काफी ज्यादा सॉलिड ग्रोथ लगती है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सॉलिड है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आएगी क्योंकि पहले के नतीजे अच्छे नहीं थे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को होल्ड करना है पेशेंस के साथ। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1220 का लगेगा और यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो अभी इनिशियली तो 1650 के रहेंगे। कॉस्ट प्राइस इनकी काफी ऊपर की है, उसके आने में 5 से 6 महीने लगेंगे क्योंकि 1650 के बाद 1800 तक के भी स्तरीय काउंटर हमें दिखा सकता है, प्रोवाइडेड रिजल्ट्स अगर अच्छे आए, जिसकी की उम्मीद ज्यादा है। ओके चलिए, तो होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक्स, थोड़ा समय दीजिए, नुकसान की भरपाई आपकी हो सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए जो आस्था ने आपको रेकमेंड किया है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से क्वेश्चन करेंगे पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार।